BACS एकेडमी से मैं मोहन मोदी फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो के साथ। कल के लेक्चर में हम पटवारी के सिलेबस को हम पढ़ रहे हैं और कल के लेक्चर में मैंने आपको वर्णमाला के बारे में बताया। वर्णमाला के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम कल के लेक्चर से शुरू कर चुके हैं। इसी को आज के लेक्चर में कंटिन्यू करते हुए मैं आपको वर्णमाला के आगे की जो भी पार्ट्स हैं, आगे के जो भी वर्ड स्वरों के वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, इसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो कल के लेक्चर में हमने समझा था कि वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला के बाद फिर हमने वर्ण क्या होता है ये समझा। वर्ण के बाद स्वर और व्यंजन की परिभाषा के बारे में चर्चा किया। भाषा के रूपों के बारे में हमने समझा कि भाषा के रूप क्या होते हैं। इसके साथ हम लोग स्वरों का वर्गीकरण, इस पर चर्चा कर रहे थे कि स्वरों का वर्गीकरण कैसे हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, स्वरों का वर्गीकरण कैसे करते हैं हम लोग। इस प्रकार के 6 वर्गीकरण के मैंने अलग अलग भाग आपको बताए थे। एक बार वापस से इस कल के लेक्चर को देखिएगा। कल के लेक्चर में आपको देखेंगे कि तो आपको पूरे 6 भाग जो कौन कौन से हैं स्वरों के वर्गीकरण के, वो आपको पता चल जाएंगे। चलिए फिर भी एक बार मैं लिख देता हूँ, उसमें दिक्कत नहीं है। स्वरों के वर्गीकरण के 6 आधार कौन कौन से हैं और क्या हमारा कंप्लीट अभी तक हो चुका है और क्या हम करने जा रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, स्वरों के वर्गीकरण के 6 आधार हमारे सामने है ना, ये हम समझ रहे हैं। सबसे पहला जो आता है आपका संख्यात्मक वर्गीकरण, ठीक है, संख्यात्मक वर्गीकरण। दूसरा है विकार के अनुसार, ठीक है, विकार के अनुसार। विकार के बाद फिर हमने समझा था मात्रा के अनुसार। ये मात्रा के अनुसार में हम एक और वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं वार्णिक वर्गीकरण, ठीक है, वार्णिक वर्गीकरण। फिर इसके बाद उच्चारण के अनुसार, उच्चारण के अनुसार। फिर आती है बात जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, और उसके बाद विशिष्टता के आधार पर। इस तरह से हम 6 भागों में क्या कर रहे हैं, स्वरों को बांट के पढ़ रहे हैं। जिसमें से कल के लेक्चर में हम लोग, कल का लेक्चर देखिएगा, अगर आपको कल का लेक्चर क्लियर है तो आपको पता होगा कि हम कहाँ बात कर रहे हैं। कल के लेक्चर में हम लोग संख्यात्मक वर्गीकरण पढ़ चुके थे, है ना। इस संख्यात्मक वर्गीकरण में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वरों की संख्या 10 कब होती है, 11 कब होती है और 13 कब होती है। ये हम लोगों ने कल के वर्गीकरण में समझा। फिर विकार के अनुसार हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ा था। विकार के अनुसार इसमें हमने ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में 11 स्वरों को क्या किया था, बांटा था। फिर मात्रा के अनुसार, ये भी मैं कल के लेक्चर में बता चुका था। मात्रा के अनुसार में हम स्वरों को 3 प्रकार से बांट रहे हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रैमात्रिक, ठीक है। त्रैमात्रिक हमारे क्या होते हैं, प्लुत या लुप्त स्वर होते हैं। यहाँ तक हम कल के लेक्चर में चर्चा कर चुके थे। आज हम पढ़ने जाएंगे वार्णिक वर्गीकरण, उच्चारण के अनुसार, जीभ के प्रयोग के आधार पे और विशिष्टता के आधार पे। मतलब इसके आगे का पार्ट आज के लेक्चर में क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग वार्णिक वर्गीकरण से। स्वरों के वर्गीकरण में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वार्णिक वर्गीकरण। हेडिंग डालिएगा, वार्णिक वर्गीकरण। जिस तरह से मात्राओं के अनुसार स्वरों को हमने 3 भागों में बांटा था, मात्राओं के अनुसार हमने स्वरों को कल 3 भागों में बांटा था, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रैमात्रिक। इसी तरह से वर्णों के आधार पे क्या कर रहे हैं, अब स्वरों को बांट रहे हैं। मात्रिक वर्गीकरण में मात्रा के आधार पे बांटा है, वार्णिक वर्गीकरण में हम वर्णों के आधार पे क्या करेंगे, स्वरों को बांटेंगे। लिखें, वार्णिक वर्गीकरण में, वार्णिक वर्गीकरण में वर्णों के आधार पर स्वर को बांटा जाता है। वार्णिक वर्गीकरण में वर्णों के आधार पर स्वरों को बांटा जाता है। वर्णों के आधार पर स्वरों को बांटा जाता है। यहाँ भी स्वर 3 प्रकार के होंगे।
यहाँ भी स्वर 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से? सबसे पहला कौन सा है? एक वर्ण या एक वार्णिक। एक वर्ण या एक वार्णिक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ही लिखिएगा एक वार्णिक या एक वर्ण, जो भी आप लिखो। बोलूं? जो स्वर केवल एक ही वर्ण से मिलकर बने हैं, जो स्वर केवल एक ही वर्ण से मिलकर बने हैं, उन्हें एक वार्णिक या एक वर्ण स्वर कहा जाता है। जो स्वर केवल एक ही वर्ण से मिलकर बने हैं, उन्हें एक वार्णिक या एक वर्ण स्वर कहा जाता है। एक वर्ण स्वर कहा जाता है। ये ह्रस्व स्वर होते हैं। ये ह्रस्व स्वर होते हैं और इनकी संख्या 4 है। कौन से एक वर्ण? अ, ई, उ और री। ये चारों एक एक सिंगल वर्ण के हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे? ये ह्रस्व स्वर भी कहलाएंगे और एक वर्ण भी कहलाएंगे। फिर लिखना है आपको द्विवार्णिक। जो स्वर दो वर्णों से मिलकर बने हैं, जो स्वर दो वर्णों से मिलकर बने हैं, उन्हें द्विवार्णिक स्वर कहा जाता है। जो स्वर दो वर्णों से मिलकर बने हैं, उन्हें द्विवार्णिक स्वर कहा जाता है। द्विवार्णिक स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। द्विवार्णिक स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। कौन से दो भाग? द्विवार्णिक सजातीय फिर इसके बाद इसका लिखाऊंगा, पहले इसका लिख लो। द्विवार्णिक सजातीय और द्विवार्णिक विजातीय। पहले लिखना है द्विवार्णिक सजातीय। द्विवार्णिक सजातीय बोलूं? जो वर्ण एक जैसे दो वर्णों से मिलकर बने हैं, जो वर्ण एक जैसे वर्णों से मिलकर बने हैं, उन्हें द्विवार्णिक सजातीय स्वर कहा जाता है। उन्हें द्विवार्णिक सजातीय स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 3 है। इनकी संख्या 3 है। कौन से 3? हे दो वर्ण। आ कैसे बना? अ प्लस अ। बड़ी ई कैसे बना? छोटी ई प्लस छोटी ई। और बड़ा ऊ कैसे बना? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। लेकिन ये क्या है? सब सजातीय द्विवार्णिक है। सजातीय मतलब एक जैसे स्वरों से क्या हो रहा है? इनका निर्माण हुआ। आया समझ में? एक जैसे स्वर से जब मिले, और पर एक नहीं है, कितने कितने वर्ण हैं? दो दो। एक दो से मिलके ये, इन दोनों से मिलके ये, इन दोनों से मिलके ये, तो है तो द्विवार्णिक। पर कैसे है द्विवार्णिक भी? सजातीय। सजातीय मतलब एक जैसे दो वर्णों से मिलके बने। अ दोनों एक जैसे, इनसे मिलके आ बना। फिर ई दोनों एक जैसे, इनसे मिलकर बड़ी ई बनी। छोटा ऊ एक जैसा,
इनसे मिलके बढ़ा हुआ बना। तो ऐसे कुल 3 क्या है आपके द्विवार्णिक सजातीय स्वर है। समझ में ही बात। अब हम लिखेंगे द्विवार्णिक विजातीय स्वर। दूसरा इसमें क्या दे रखा है हमको, द्विवार्णिक विजातीय स्वर। लिखें इसकी परिभाषा। वे स्वर जो दो स्वरों से मिलकर तो बने हैं, वे स्वर जो दो स्वरों से मिलकर तो बने हैं लेकिन दोनों स्वर एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन दोनों स्वर एक दूसरे से अलग हैं। ऐसे स्वरों को द्विवार्णिक विजातीय स्वर कहा जाता है। द्विवार्णिक विजातीय स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 2 है, 4 नहीं 2। कौन से 2? बस ये बना आपका अ प्लस ई और ये बना अ प्लस उ। दोनों स्वर अलग अलग हो गए, है तो 2 लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग हैं। इसलिए ये क्या कहला रहे हैं आपके द्विवार्णिक विजातीय स्वर। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? स्वरों का वर्गीकरण। किस आधार पर? वर्णों के आधार पे। मतलब हम पढ़ रहे हैं स्वरों का वार्णिक वर्गीकरण। क्लियर? अब तीसरा इसमें आएगा, हटाऊं? देखो तीसरा वर्गीकरण जो है वो है हमारा इसी के अंतर्गत त्रैवार्णिक। लिखें, जो स्वर 3 वर्णों से मिलकर बने हैं, जो स्वर 3 वर्णों से मिलकर बने हैं उन्हें त्रैवार्णिक। जो स्वर 3 वर्णों से मिलकर बने हैं उन्हें त्रैवार्णिक स्वर कहा जाता है। त्रैवार्णिक स्वर कहा जाता है। त्रैवार्णिक स्वर 2 प्रकार के होते हैं। त्रैवार्णिक स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? त्रैवार्णिक सामान्य और त्रैवार्णिक प्लुत। पहले लिखेंगे त्रैवार्णिक सामान्य। त्रैवार्णिक सामान्य बोलो। त्रैवार्णिक सामान्य में लिखिए, जो स्वर 3 वर्णों से मिलकर बने हैं या 3 स्वरों से मिलकर बने हैं और जिनका वर्तमान में प्रयोग हो रहा है। जो स्वर 3 वर्णों से या 3 स्वरों से मिलकर बने हैं और जिनका वर्तमान में प्रयोग हो रहा है,
उन्हें त्रैवार्णिक सामान्य स्वर कहा जाता है। त्रैवार्णिक सामान्य स्वर कहा जाता है, जिनकी संख्या 2 है। कौन से 2? ये लिखना है त्रैमाणिक सामान्य में, आए और औ। आए कैसे बना? अ प्लस ए, और ए खुद कैसे बना? अ प्लस ई। तो कितने वर्ण हो गए? एक तो ये अ और उसके 2 टुकड़े ये हुए, ऐसे मिलकर क्या हुए? इसके 3 वर्ण हुए। ऐसे औ कैसे बना? अ प्लस ओ, और ओ खुद कैसे बना? अ प्लस उ। तो एक तो ये हो गया, बाकी इसके जो 2 टुकड़े बने वो ये रहे। इस तरह से कितने वर्ण हो गए? 3 वर्ण, जिनका वर्तमान में प्रयोग होता है। ऐसे ये कहलाते हैं आपके त्रैवार्णिक सामान्य कहलाते हैं। अब लिखना है हमको त्रैवार्णिक प्लुत। त्रैवार्णिक प्लुत जिन स्वरों का निर्माण 3 वर्णों से तो हुआ है। जिन स्वरों का निर्माण 3 वर्णों से तो हुआ है। जिन स्वरों का निर्माण 3 वर्णों से तो हुआ है, लेकिन जिनका वर्तमान में प्रयोग नहीं होता। जिनका वर्तमान में प्रयोग नहीं होता, ऐसे स्वर त्रैवार्णिक प्लुत स्वर कहलाते हैं। त्रैवार्णिक प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 1 है, केवल एक ही है त्रैवार्णिक प्लुत। जरा बताओ तो कौन सा त्रैवार्णिक प्लुत? ठीक है, ओम त्रैवार्णिक प्लुत है। कैसे? ये देखो, हमने इसको जो लिखते हैं वो मैं बता रहा हूं। ये हमने लिखा, इसको ऐसा ना लिखकर क्या करते हैं हम लोग? ऐसे लिखते हैं ओम। अभी ओ जो है वो खुद किससे बनेगा? अ प्लस उ से। तो कितने वर्ण हो गए इसके अंदर त्रैवार्णिक के अकॉर्डिंग? देखो, एक तो ये खुद ओ हो गया, ये अ हो गया और उ हो गया। इस तरह से 3 वर्णों से मिलकर क्या बनाए? ओम बनाए। पर इसका प्रयोग हम नहीं करते, इसलिए क्या है? त्रैवार्णिक प्लुत है। ये आपका कौन सा वर्गीकरण कंप्लीट हुआ? देखो, कल समझा था सबसे पहला संख्यात्मक वर्गीकरण, दूसरा पढ़ा था विकार के अनुसार, तीसरे में 2 हिस्से किए थे हमने, मात्रिक वर्गीकरण और वार्णिक वर्गीकरण। मात्रिक वर्गीकरण कल के लेक्चर में समझाया था, वार्णिक वर्गीकरण अभी कंप्लीट किया है। अब इसके अगला जो है वो है उच्चारण के अनुसार। हेडिंग डालिएगा, उच्चारण के अनुसार।
उच्चारण के अनुसार स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। उच्चारण के अनुसार स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला अनुनासिक, सुना है नाम कि ना सुना है? अनुनासिक, लिखो। अनुनासिक 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनुनासिक 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनु प्लस नासिक। अनु का मतलब होता है के साथ, और नासिक का मतलब क्या होता है आप बताओ? नासिक का मतलब होता है नाक। अनुनासिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस नासिक। अनु का अर्थ होता है के साथ और नासिक का अर्थ होता है नाक। अर्थात जो स्वर नाक के माध्यम से बोले जाते हों, अर्थात जो स्वर नाक के माध्यम से बोले जाते हों उन्हें अनुनासिक स्वर कहा जाता है। उन्हें अनुनासिक स्वर कहा जाता है। नासिक का अर्थ नाक होता है, लेकिन नासिक के बारे में कुछ और जानते हो? क्या है नासिक? महाराष्ट्र का एक शहर है। पता है नासिक के बारे में कुछ? महाराष्ट्र का एक शहर है नासिक। क्या विशेषता है नासिक की? नासिक को नासिक क्यों कहते हैं? अमरूद ना, अंगूर की खेती होती है। अच्छा, वेरी गुड। और कुछ खास बात? और नासिक की विशेषता? फिर मुझे ये भी बताना, नासिक को नासिक क्यों कहा गया, क्यों नाम पड़ा उस शहर का नाम नासिक, ये भी बताओ मुझे। और नासिक की विशेषता बताओ कि नासिक की खास विशेषता क्या है, तब बताओ। हाँ, 12 साल में एक बार वहां पर भी कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, नासिक में कौन सी नदी है? हमेशा कोई ना कोई नदी जरूर होगी, और 4 जगह ऐसी है जहां पर कुंभ का मेला लगता है, और चारों जगह नदी है। बिना नदी के कुंभ नहीं होता। नहाएंगे कहां साधु संत? इसलिए चारों जगह नदी है। पहला कहां लगेगा, कहां लगता है? हरिद्वार, गंगा है वहां। दूसरा प्रयागराज, इसको इलाहाबाद कहा जाता था, लेकिन पुराना नाम उसका प्रयागराज ही था। इलाहाबाद नाम तो अकबर ने दिया था, लेकिन ओरिजिनल नाम उसका प्रयागराज ही है। वहां पे त्रिवेणी संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती लुप्त हो जाती है। ठीक है। तीसरा लगता है हमारे उज्जैन में। उज्जैन में उसको कुंभ नहीं कहते हैं, सिंहस्थ कहते हैं। क्यों कहते हैं सिंहस्थ? जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करते हैं हर 12 साल के अंदर, हर एक राशि में जाते हैं सूर्यदेव। जब वो सिंह राशि पर आते हैं, बैसाख का महीना मतलब अप्रैल का महीना, उस समय हमारे यहाँ क्या होता है, मतलब जो है वो मेला लगता है, उसको कुंभ न कहकर हम लोग सिंहस्थ कहते हैं, सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश होने पर। इसलिए हमेशा उज्जैन का सिंहस्थ भर गर्मी के अंदर आता है, अप्रैल मई में आता है। बाकी जितने भी होते हैं वो ऐसे टाइम पे नहीं आते हैं। उज्जैन का ही सिंहस्थ हमेशा गर्मी में आएगा, हमेशा, कभी भी देख लो आप, मार्च से लेके मई के बीच में। ठीक है, क्योंकि सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश होता है कब? मकर संक्रांति पर, और उसके बाद जो है वो मेला लगता है वो सिंहस्थ कहलाता है। और चौथा लगता है आपका नासिक में।
गोदावरी नदी है वहां। जी, गोदावरी नदी है नासिक में, वहां पर लगता है। अब बताइए मुझे वहां पर कौन सा ज्योतिर्लिंग है? हाँ, ज्योतिर्लिंग है। 4 जगह कुंभ का मेला लगा, जिसमें से एक हमारा सिंहस्थ भी है उज्जैन का। इसमें से 4 में से 2 स्थान ऐसे हैं जहां पर ज्योतिर्लिंग है, 2 स्थान ऐसे हैं जहां केवल नदी है। बताओ वो 2 स्थान ऐसे कौन से हैं जहां ज्योतिर्लिंग है और उनके नाम क्या है? एक तो हमारा उज्जैन सिंहस्थ लगता है, महाकालेश्वर, और एक नासिक। नासिक में भी ज्योतिर्लिंग है, बताओ कौन सा? बाकी हरिद्वार और प्रयागराज में ज्योतिर्लिंग नहीं है। बिल्कुल सही बोले हो, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है नासिक में। अब नासिक का नाम नासिक क्यों पड़ा? बात निकली है इसलिए इतनी बात जानकारी बता रहा हूं। हाँ, नहीं पता ना, इसलिए तो बता रहा हूं। बताओ नासिक को नासिक क्यों कहते हैं? नासिक वह स्थान है जहां थी पंचवटी त्रेता युग में। दंडकारण्य था यह स्थान, रामायण के अंदर वर्णन है इस चीज का। यह वही स्थान है जहां पर 5 वट, पंचवटी मतलब 5 वट, 5 बरगद के पेड़ एक साथ एक झुरमुट में, उसके नीचे भगवान राम सीता लक्ष्मण रहे थे। और यही वह जगह है जहां शूर्पणखा की नाक कटी थी। नासिक, नाक का ना होना, तब से इसे नासिक के रूप में जाना जाने लगा। हर चीज का पौराणिक महत्व भी है, पता होना चाहिए हमको। चलो, हमारा टॉपिक है अनुनासिक पढ़ रहे हैं हम। तो क्या लिखी परिभाषा हमने? जो स्वर या जो वर्ण नाक के माध्यम से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? अनुनासिक। सभी चंद्र बिंदु वाले वर्ण काय में आएंगे? अनुनासिक में आएंगे। जैसे कि मैंने लिखा यहां पर और कोई बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। अब जरा बोल के तो बताओ उनको। चंद्र बिंदु याद रखना, आ की मात्रा के ऊपर होगी चंद्र बिंदु हमेशा। अक्षर के साथ जो भी अक्षर है, जो भी व्यंजन है, उस व्यंजन के साथ में क्या होगी? आ की मात्रा। और चंद्र बिंदु हमेशा कहां होती है? आ की मात्रा के ही ऊपर होती है। बोलो। गांव तो बोलते ही नहीं इसको, गांव भी नहीं। और अच्छे से बोलो, गांव। नाक से बोलो, नाक से, मुंह से नहीं बोलना है। अनुनासिक है, नाक का उच्चारण करके बोलो। ये आपका वर्ण नाक से निकल कर आना चाहिए। गांव, काव, छाव। आपकी नाक हल्की सी क्या हो रही है? इसमें फूल रही है, नाक फूल रही है, इसमें से वायु निकल रही नाक में से। गांव। और आपका जो ये ऊपर वाला होठ है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। गांव, छाव। कोशिश करो, हो रहा है? मैं तो प्रैक्टिकल कराता हूं क्लास में, देखो आप करके देखो इस चीज को। गांव बोलो, गांव, छाव। नाक का उच्चारण ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता। ऐसा कहीं पर भी उच्चारण देखने को मिलता तो उसे क्या कहेंगे हम? पढ़ क्या रहे हम? उच्चारण के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। तो हमें उच्चारण ही तो सीखना है। इसका उच्चारण किस मान का कैसे हो रहा? नाक के माध्यम से, इसलिए क्या कहला रहा? ये अनुनासिक कहला रहा। चलो, दूसरा है आपका निरनुनासिक। निरनुनासिक सेकंड नंबर। जिन स्वरों का उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण नाक के माध्यम से नहीं होता, जिन स्वरों का उच्चारण
नाक के माध्यम से नहीं होता, ऐसे स्वरों को निरनुनासिक स्वर कहा जाता है। ऐसे स्वरों को निरनुनासिक स्वर कहा जाता है। ये सामान्य रूप से बोले जाते हैं। ये सामान्य रूप से बोले जाते हैं। इनकी संख्या 11 है। ये सामान्य रूप से बोले जाते हैं। इनकी संख्या 11 है। कौन से 11? अ से लेके आओ तक लिख लो पूरे। अ से लेके आओ तक कौन से 11 आएंगे इसमें? अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये पूरे 11 क्या कहलाते हैं? आपके बिना नाक से बोले जा रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहा जा रहा? निरनुनासिक। नी लग गया मतलब नाक से उच्चारण नहीं होगा। तीसरा है इसमें अयोगवाह। अयोगवाह जो वर्ण अ की सहायता से बोले जाते हों, जो वर्ण अ की सहायता से बोले जाते हों, या जिन वर्णों के पहले अ लगता हो, जिन वर्णों के पहले अ लगता हो, जिन वर्णों के पहले अ लगता हो, उन्हें अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। उन्हें अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। ये न तो पूरी तरह से स्वरों के, ये न तो पूरी तरह से स्वरों के और न ही व्यंजनों के गुणों को बताते हैं। ये न तो पूरी तरह से स्वरों के और न ही पूरी तरह से व्यंजनों के गुणों को बताते हैं। इसलिए इन्हें विशिष्ट श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए इन्हें विशिष्ट श्रेणी में रखा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन से 2? एक अनुस्वर और दूसरा विसर्ग। अनुस्वर में क्या आएगा? ठीक है, इसको 2 प्रकार से बोला जाता है। किस रूप में? अम और अन। अम मतलब
हो गया। देखो अयोग वहां का क्या लिखा अपन ने, जिसका किसी के साथ योग ना हो। सारे व्यंजनों में अ कहाँ आता है, बाद में, लेकिन अयोग वहां के अंदर व्यंजन के पहले क्या आता है, अ आता है, उल्टा होता है। क, अ कब आया, बाद में आया। अम अ पहले आया। क, अ बाद में आया। ख, अ बाद में आया। अन, अ पहले आया। अह, ह बाद में आया और अ पहले आया। तो तीन वर्ण हमारे ऐसे हैं, अम, अन और अह, जिसमें अ क्या आ रहा है, व्यंजन के पहले आ रहा है। बाकी सारे व्यंजनों में क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है। अब जैसे अम बोला है, म बोलूंगा तो म क्या हो गया, अपने आप में पूरा हो गया। यहां म क्या है आपका, आधा। न क्या है, आधा। और यहां तक कि अह भी क्या है, ह भी क्या है आपका, आधा। पर इनके पहले क्या लग रहा है, अ पूरा लग रहा है। तो अ के साथ के कारण क्या है, इनको बोल पाते हैं। अ को हटा देते इनका उच्चारण नहीं हो पाएगा। अब जैसे केवल मां बोलूं तो उसमें अ क्या आएगा, बाद में। केवल न बोलूं, न, म, तो अ क्या आया, बाद में। ह, अ बाद में आया। पर अम, अन, उच्चारण कहां से हो रहा, नाक से। ठीक है, तो इसे कहा जाता है अनुस्वर। हम अम और अन को क्या करते हैं, बिंदी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अंबा खंबा, कहां आ रहा है, पहले आएगा ना अम की बिंदी के कारण। अम है वो, खम बा, अम, खम, अम। समझियो मेरी बात, बिंदी के कारण अ पहले आ रहा, ऐसा मानेंगे इसको हम। ठीक है, तो अंबा खंबा म का उच्चारण, यहां अंकुर न का उच्चारण, अंगूर न का उच्चारण। अंकुर अंगूर में न है, जबकि अंबा खंबा में म है। पर दोनों का ही प्रयोग किसके रूप में होता है, बिंदी के रूप में। तो बिंदी के रूप में म भी आता है और न भी आता है, डिपेंड करता है शब्द आपका कैसा। समझ में ही बात। और अह का प्रयोग क्या करेंगे, दो बिंदी बात कहीं पे भी लग रही हो। अंकुर का संधि विच्छेद नहीं होगा ना। आप अंकुर को कैसे लिख रहे हो, अंकुर। ये चीज देखो आप, क्या है, ये है कि नहीं। ऐसे ही आप खंबा लिख रहे हो, ठीक है, ये ख को आपने कर दिया खंबा। अब ख में से क्या, ख, अ बाहर निकालोगे, अ बाहर निकालोगे तो क्या हो गया, अम। अ तो टूटेगा नहीं, ख टूट के ख प्लस अ हो गया, और अ के साथ म का योग बन गया, तब तो बिंदु आई ऊपर। देखो ना, सिंपल सा लॉजिक है। खंबा हमने लिखा, ये खंबा, ठीक है। अब मान लो खंबा आप क्या करते हो, खंबा ऐसा लिखते हो, ठीक है। इसका अपन विच्छेद करते हैं, ख अलग किया, ख में से क्या बाहर हुआ, ख और आ मिलके ख बनेगा, ठीक है। फिर ये म आधा है ही, फिर ब के लिए तो छट जाने दो, जो भी है वो आएगा ही आएगा, उससे मतलब नहीं है। हम इस चीज को देख रहे हैं, अ और म के योग से ही तो ख पे क्या आई, बिंदी आई। अगर ये अ और म का योग नहीं होता तो बिंदी कैसे आती। आपको लग रहा है कि ख पे बिंदी लगा दी तो अ का चला गया, ख अ में लुप्त हो रहा है, पर तोड़ेंगे तो अ क्या हो जाएगा, उसमें से बाहर निकल आएगा। क्लियर हुआ। अभी कोई डाउट्स पूछो, बिल्कुल पूछो, डाउट्स डाउट्स क्लियर करेंगे। और कोई डाउट्स, ठीक है। चलिए ये बात क्लियर करी। अब विसर्ग में क्या लगाना है आपको, ह का उच्चारण करना है। प्रातः काल,
हम प्रातकाल प्रातकाल बोलते, प्रातकाल नहीं होता, प्रातः ह लगाना है। विसर्ग में आपको ह जब तक नहीं लगाओगे, उसका उच्चारण नहीं करोगे, तब तक उसका मतलब नहीं है। प्रातः को भी लिखेंगे तो यही लॉजिक लगेगा जो लग रहा है। कैसे लगाया प्रातः काल का लॉजिक? ये मैंने प्रातः लिखा। प्रातः कैसे लिखेंगे? चलो ये आपका प्र जो भी है ये आ लग गया, चलो यहां खत्म करो। अब त की बात कर रहे हैं, त में से क्या निकला आपका अ, और इसकी जगह क्या लग गया आपका? विसर्ग की जगह ह। तो ये जो विसर्ग लगा है ना लास्ट का, ये क्या क्या शो कर रहा है? अ प्लस ह शो कर रहा है। ता में से बाहर आ गया, अ तो पूरा है ही, बाकी ये अपने आप में क्या है? अह। क्लियर? प्रातः काल, ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? विसर्ग का उच्चारण करो फिर से। दुख नहीं है, हम दुख 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 करते रहते हैं, दुख नहीं है वो, दुह दुह दुख। हा का उच्चारण करो, विसर्ग लग रहा, दुख। हाँ दुख, अब दुख दुख मत करना, ठीक है? चलो आगे। पुष्पा नहीं है तो मैं कहाँ कह रहा हूँ, आप पुष्पा पुष्पा बोल रहे हो। पुष्पा नहीं लिखा है, पुष्प के आगे विसर्ग लगा है। उन लोग किसको याद आ गई पुष्पा यहाँ पर? हाँ, पुष्प के आगे विसर्ग देखो, आखिरी मात्रा काहे लगा रहे हो तुम? पुष्प ह, पुष्पा नहीं, पुष्प ह। आया समझ में? पुष्प ह लगाओ, आ नहीं। आ रहा समझ में? देखो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा एंटरटेन करता रहता हूँ, हंसाता रहता हूँ, मुझे पता है कि क्या बोल रहे हो और क्या नहीं है, वो ठीक है। बट एक जैसे चुपचाप बैठे बैठे भी क्या है समझ में आपको नहीं आएगा, बोरियत महसूस होगी, इसलिए थोड़ा सा जरूरी भी है। यहां तक अगर दिक्कत है तो पहले पूछो। हाँ नींद आ रही, देखो जमाइयाँ आ रही है। हिंदी का लेक्चर तो ऐसा लेक्चर होता है ना सर, आप बोलो मत। हमें नींद कहीं नहीं आती, केवल हिंदी के लेक्चर में नींद आती है। हाँ, हिंदी में नींद नहीं आती पक्का? हिंदी में नींद उड़ी आती है? अच्छा, कुछ लोग तो मेरे पास ऐसे भी आते हैं, सर हम आखिरी बेंच पे जाकर बैठ जाए क्या? कहा बिल्कुल बैठ जाओ। सर 1 घंटा कोई डिस्टर्ब तो नहीं करेगा हमको? मैंने कोई नहीं करेगा, ना आसपास वाले करेंगे ना मैं करूँगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। 1 घंटे आराम से क्या करते हैं वो लोग? हिंदी के लेक्चर में सोते हैं। मैं बड़ी तारीफ करता हूँ ऐसे लोगों की। ऐसे लोग भी होते हैं ना, और बिल्कुल होते हैं। कम से कम मेरे लेक्चर में किसी को नींद तो आ रही है, वो रिलैक्स तो हो रहा है कम से कम मेरे लेक्चर में। बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है कि चलो ठीक है, किसी को अपन ने नींद दी, किसी को अपन ने चलो ठीक है थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। फिर बाद में जब लेक्चर ख़त्म होता है, सर क्या पढ़ाया था आज? मैंने कुछ नहीं बेटा, छुट्टी हो गई है, अब जाओ आप। 1 घंटे की नींद पूरी हो गई ना, जाओ आप। मजाक की बात है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन मैं फिर भी क्या है कि देखो इंटरटेन करता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा, तो ऐसा तो लगता है कि हाँ सब हर व्यक्ति क्या है, चौकन्ना बैठा रहता है। अरे मेरे से कभी पूछ लिया तो मैं कैसे जवाब दूंगा? कुछ लोग होते हैं ना, मेंटली क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, और फिजिकली क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। शारीरिक रूप से तो यहाँ उपस्थित हैं, पर दिमाग उनका कहीं और लगा हुआ है। अरे मम्मी ने घर पे क्या बनाया होगा, अभी घर जाना है, वहाँ खाना है, वहाँ लगा है दिमाग। अब दिमाग कहीं और लगा है तो ऐसे में समझ में कैसे आएगा? आप ही बताओ मुझे। फिर ऐसे लोगों को दिख भी रहा है, आंखें भी खुल ली है, फिर उनको बोलेंगे अरे हाँ सर, ये होता है। चलो, तो हमने ये जो है उच्चारण के अनुसार भी क्या किया, हमारे स्वरों के वर्गीकरण को कंप्लीट किया। अगला वर्गीकरण लिख रहे हैं हम लोग जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर कौन सा नंबर है? पहला है संख्यात्मक, दूसरा हुआ था विकार के अनुसार, तीसरा था मात्रिक वार्णिक, चौथा था उच्चारण, और पांचवा हम पढ़ रहे हैं ये है आपका जीभ के प्रयोग के आधार पर। लिखें
जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वरों को, जीभ के प्रयोग के आधार पर हेडिंग डालिएगा, जीभ के प्रयोग के आधार पर। अब इसी में लिखना है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग में पहला है अग्रस्वर, बोलूं, हेडिंग डालो अग्रस्वर। जो स्वर जीभ के अगले भाग से बोले जाते हों, जो स्वर जीभ के अगले भाग से बोले जाते हों या जिसमें जीभ का केवल अगला भाग सक्रिय हो, जिसमें जीभ का केवल अगला भाग सक्रिय हो, ऐसे स्वरों को अग्रस्वर कहा जाता है। ऐसे स्वरों को अग्रस्वर कहा जाता है। ये 5 हैं। दूसरा है मध्य स्वर। जो स्वर जीभ के मध्य भाग से बोले जाते हों, जो स्वर जीभ के मध्य भाग से बोले जाते हों, मध्य भाग से बोले जाते हों या जिसमें जीभ का मध्य भाग सक्रिय हो, जिसमें जीभ का मध्य भाग सक्रिय हो, ऐसे स्वरों को मध्य स्वर कहा जाता है। ऐसे स्वरों को मध्य स्वर कहा जाता है। एकमात्र मध्य स्वर अ है। तीसरा लिखना है आपको पश्च स्वर। जो स्वर जीभ के पिछले भाग से बोले जाते हों, जो स्वर जीभ के पिछले भाग से बोले जाते हों या जिन स्वरों के उच्चारण में
पूरी जीभ सक्रिय हो, पूरी जीभ सक्रिय हो। ऐसे स्वरों को पश्य स्वर कहा जाता है। सक्रिय हो, ऐसे स्वरों को पश्य स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 5 है। ठीक, समझे इस चीज को। हम पढ़ रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण का 5वां आधार जीभ के प्रयोग के आधार पर। 3 हिस्सों में बेटा। अग्र यानी होता है आगे, जीभ का अगला भाग। पूरी जीभ, पूरा मुंह सक्रिय नहीं होगा, केवल जीभ का अगला हिस्सा जो है उससे ये बोले जाएंगे। 5 स्वर, इनको बोलने के लिए पूरी जीभ नहीं हिलानी पड़ती, केवल जीभ का अगला हिस्सा वो सक्रिय होगा। ई, ई, ए, री। जीभ का केवल आगे वाला पार्ट, समझ गए? पूरा चीख चीख के नहीं बोल रहे हो आप। फिर थोड़ा सा जीभ और सक्रिय हुई, थोड़ा सा मुंह और खुला, अ। इसमें आपका पूरा मुंह खुलता है, पूरी जीभ सक्रिय है। आ, ऊ, ऊ, ओ, आओ। समझ में आई बात? यह था आपका 5वां आधार जीभ के प्रयोग के आधार पर। चलिए 6वां आधार, लास्ट आधार विशिष्टता के आधार पर। 6ठा एक आधार और है ना, 6 आधार बताए थे ना, एक और है लास्ट। छठवां आधार कौन सा है आपका? विशिष्टता के आधार पर। विशिष्टता के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। विशिष्टता के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। अब विशिष्टता के आधार पर 2 भागों में बांट तो दिया, ओष्ठाकृति के आधार पर और मुखाकृति के आधार पर। अब ओष्ठाकृति का आधार क्या होता है, मुखाकृति का आधार क्या होता है, यहीं पर सस्पेंस छोड़ते हुए इसे कल के लेक्चर में समझेंगे कि मुखाकृति क्या हुई, ओष्ठाकृति क्या हुई, स्वरों को कैसे बांटा गया, और इसके अलावा भी स्वरों के अन्य प्रकार और क्या हैं, ये सब जानेंगे हम कल के लेक्चर में। और इसी के साथ साथ हम व्यंजनों की भी शुरुआत करेंगे कल के ही लेक्चर से। तो ये सब चीज़ें उम्मीद करता हूं कि समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर नहीं आई हैं तो आप क्यूरियस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और वीडियोस को देखते रहिए। इसी तरह के और भी स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आप सीक्वेंस में समझते चलेंगे मेरे साथ। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया है
वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो जरूर करिए। हमारे BSCS के चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्राइब करने के साथ अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी बोलिए, जिससे कि आप अगर कहीं बाहर हैं और तैयारी कर रहे हैं तो उसे भी क्या हो, तैयारी का मौका मिले और वो भी क्या कर पाए, आपके साथ साथ इसका बेनिफिट उठा पाए। अगर हो सके तो एक बार हमारा इंदौर सेंटर जो है उसे विजिट करिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में जो हम समझाते हैं वो एक अलग बात होती है। ऑनलाइन तो एक हमारा ऐसा है प्लेटफॉर्म कि हाँ, जो नहीं आ सकता उसके लिए, पर अगर आप आ सकते हैं तो ज़रूर विजिट करके क्या करिए, यहाँ की क्लासेस अटेंड करिए। तो वाकई आप जब सामने रूबरू रहेंगे, सामने रहेंगे, तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। 4 क्वेश्चन आप पूछेंगे, उसके जवाब आपको हाथों हाथ मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन लेक्चर्स आपको इस तरह से हमारे BSCS की तरफ से आपको मिलते रहेंगे। बस ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना इसे देखेंगे, जितने व्यूज़ बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, फॉलो करेंगे और जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होते जाएंगे, उतना ज़्यादा और अच्छी तरीके से वीडियो हम आपके पास में लाते रहेंगे। इसी के साथ कि आपकी ये सक्सेस यात्रा चलती रहे। आज की लेक्चर के साथ हम विदा लेते हैं। कल फिर आपको ये लेक्चर आपको इसी तरह से मिलेगा। चलिए उसी के साथ आगे वाले पार्ट को बढ़ाते हुए, तब तक के लिए शुभ रात्रि।